हाँ विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वाक्य क्या होता है। हमारा वाक्य जो होता है वह शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो, जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। अब वाक्य हमारा 5 प्रकार का होता है। वाक्य हमारा 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य बोलते हैं। साधारण भाषा के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं वह हमारा साधारण वाक्य कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। पहला होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। देन दूसरा होता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। जिसके विषय में हम लोग बात करें वो सकारात्मक हो। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य ना। यदि हम नकारात्मक विषय में बात करते हैं तो ये नकारात्मक वाक्य हो जाता है। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, नेगेटिव मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो, नकारात्मक। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं, जैसे रीडिंग ए बुक। यहाँ पे हम देखते हैं एक वाक्य कैसा है, जैसे वह किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे है रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रहा है। पढ़ रहा है मतलब क्या, जिससे काम उसका सकारात्मक है, हो रहा है। इस तरह से ये सकारात्मक है। अभी हम जैसे कहते हैं कि did not read the book। अभी मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करके मिल गया है, टेंस चेंज है। जैसे है वह किताब नहीं पढ़ता था, तो वहाँ पे यहाँ पे इसका काम क्या है, काम इसका क्या हो रहा है, नकारात्मक तरीके से हमको प्राप्त हो रहा है कि नहीं पढ़ता था, नकारात्मक तरीके से। और यहाँ पे क्या है कि पढ़ रहा है, सकारात्मक हो रहा है काम। इस तरीके से हमारा जो असर्टिव सेंटेंस होता है वह साधारण वाक्य होता है। और ये 2 प्रकार होता है, अफर्मेटिव होता है सेंटेंस और नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव में जो हमारा वाक्य का जो भाव होता है वह सकारात्मक होता है, और नेगेटिव में जो होता है वो नकारात्मक होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में है यहाँ पे ना। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं अपना। दूसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न वाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है जिस वाक्य का प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं ना। जैसे इसमें हमारा आएगा, पहले हम तो इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके भी कर सकते हैं, और दूसरा होता है कि हम वाक्य के मेन सहायक क्रिया को, हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखते भी कर सकते हैं। जैसे होता है इज ही सेलिंग द फ्रूट्स। इसमें हम लोग प्रश्नवाचक मार्क लगाते हैं, इंटरोगेटिव मार्क लगाते हैं, जरूरी होता है ना। इज ही सेलिंग द फ्रूट्स, इसका मतलब हुआ क्या वह फल बेच रहा है। इससे हमको क्या पता चलता है, जैसे हम पूछ रहे हैं किसी से क्या वह फल बेच रहा है, मतलब पूछ रहे हैं, प्रश्न किया जाता है ना। अब इसके उत्तर में जवाब मिलेगा हमारा। दूसरा तरीका इसका होता है, जैसे अभी हम लोग प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके करते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। पर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो ना। व्हेन आर यू
रीडिंग इस तरह से है जैसे वाक्य हम WH जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उससे भी बना सकते हैं ना। प्रश्न पूछने के काम में आता है, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर वर यू रीडिंग ना, आप कब पढ़ते हैं पढ़ते थे ना, इस तरह से आता है। तो हमारा ये इंट्रोगेटिव वाक्य होता है जिसका प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। आगे हमारा इंपरेटिव सेंटेंस आता है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य में होता क्या है, अंग्रेजी में इसकी यह बात, इसकी पहचान होती है। सबसे पहले तो यह बात आता है इसमें कि इसका जो सब्जेक्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस का, वो हमेशा यू रहता है, लेकिन यू रहता है और वह छिपा रहता है, उसको बोलते नहीं। इसकी दूसरी खास बात यह होती है, यह हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है और किसी दूसरे टेंस में नहीं हो सकता है, हमेशा यह प्रेजेंट टेंस में रहता है ना। और इसकी तीसरी बात यह होती है कि यह हमेशा मेन वर्ब से शुरू होता है, यह आपको ध्यान रखना है। कोई वाक्य तो तुरंत मेन वर्ब से डायरेक्ट शुरू है, आप जाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस से ना, इसलिए कि कर्ता वहां पे बोलते नहीं है, कर्ता छिपा रहता है, तो डायरेक्ट मेन वर्ब से ही शुरू होगा। तो इस तरह से हमको पता चल जाना चाहिए कि यह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। और प्रेजेंट टेंस में इसलिए होता है क्योंकि हम ये आज्ञा सूचक वाक्य है, जब भी किसी को हम लोग आज्ञा देंगे, ऑर्डर देंगे, तो वो हमारे सामने रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा, तभी हम उसको बोलेंगे ना। भूतकाल में या भविष्य में तो किसी को हम ऑर्डर दे नहीं सकते हैं, इसलिए हमेशा ये प्रेजेंट टेंस में होता है ना। हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं ओपन द बुक, अभी हम बोले गेट आउट, गिव द पेन ना। अभी हम ये सब देखिए लिखा है, सब जितना भी वाक्य यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन सब मेन वर्ब से ही शुरू है, सब मेन वर्ब से शुरू है। ओपन द बुक मतलब किताब खोलो, प्रेजेंट टेंस भी है इसका, मेन वर्ब से शुरू भी है। और देखिए यहाँ पे इसका सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, लेकिन सब्जेक्ट यू ही होता है। जैसे हम किसी को अभी बोलेंगे कि किताब खोलो, मतलब क्या कि आप किताब खोलो, आप तो हम बोले नहीं, लेकिन भाव तो यही आएगा कि किताब खोलो मतलब क्या, आप किताब खोलो। अभी हम बोलेंगे गेट आउट, बाहर चले जाओ, कौन बाहर जाएगा, जिसको हम बोलेंगे उसके लिए हमारा यू ही आएगा कि आप बाहर चले जाओ। इस तरह से हमारा ये ना इंपरेटिव सेंटेंस होता है। सब बहुत ध्यान देने वाले योग्य बातें हैं, आपको ध्यान देना जरूरी होता है ना। ये हमारा आगे सूचक वाक्य होता है। इसमें आगे सूचक वाले वाक्य में ये ऑर्डर है, इसमें रिक्वेस्ट भी की जाती है। रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लोग रिक्वेस्टेड या फिर काइंडली का भी यूज करते हैं ना, प्लीज का यूज करते हैं। जैसे हुआ हम बोलते हैं प्लीज गिव मी योर पेन, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग ना। ये भी आपका देखिए ऑर्डर ही है, लेकिन ये थोड़ा दूसरे तरीके का है। अभी हम बोलते हैं गेट आउट, गेट आउट में क्या होता है कि ऑर्डर रहता है, लेकिन उसमें सब प्रेशर रहता है कि नहीं बाहर जाओ। अभी इसमें क्या है, प्लीज यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है ना, कृपया आप मुझे अपना पेन दीजिए ना। इस तरह से प्लीज और काइंडली का भी हम लोग यूज करके इसको लिखते हैं, या प्लीज या काइंडली भी लगा रहता है। एक मान लीजिए इंटरव्यू वर्ड में प्लीज गिव मी सम वाटर ना। तो इस तरह का भी वाक्य इसमें आता है इंपरेटिव में। आपका इंपरेटिव में आपका लेट का यूज करके भी वाक्य आता है। तो इसमें क्या होता है कि सुझाव वाली बात आती है
या ऑर्डर रिक्वेस्ट दोनों का भी बात आ सकता है। जैसे हम देखते हैं लेट द गेस्ट स्लीप। अभी हम देखते हैं यहाँ पे ये वाक्य हमारा कैसा है। देखिए ये भी लेट से भी हम लोग इंटरप्रिटेशन बनता है। यहाँ पे हम जानेंगे कि लेट द गेस्ट स्लीप का मतलब होगा मेहमानों को सोने दो। तो यहाँ पे मेहमानों को सोने दो ये भी ऑर्डर है, लेकिन यह जो इंटरप्रिटेशन सेंटेंस है वो लेट से बना हुआ है। हाँ, अभी इसमें सुझाव भी आता है। जैसे अभी हम बोले लेट अस गो टू स्विम। यदि लेट अस का यूज करके है तो हम यह जान सकते हैं कि ये सुझाव है। सुझाव भी है, प्रस्ताव भी है। प्रस्ताव में भी उसको हम देख सकते हैं। लेट अस गो टू स्विम, जैसे आओ चलो तैरने चलें। ये सुझाव भी हो सकता है कि तैरने का सुझाव हमको मिल रहा है, या हमारे सामने प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इस तरह से भी देख सकते हैं कि तैरने का प्रस्ताव कोई हमारे सामने रखता है, क्या उसको तैरने देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वह होता है। आपका लेट का भी यूज करके होता है, लेटस का भी यूज करके होता है, डायरेक्ट मेन वर्ब से शुरू हो सकता है ना, इस ऐसा होता है। आगे वाक्य आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य होता है। इस वाक्य की पहचान ये होती है इच्छा सूचक वाक्य का कि ये में से शुरू होता है, याद रखिए स्टूडेंट्स। और इसके वाक्य के अंत में ऐसा निशान मार्क लगा रहता है, ऑप्टेटिव मार्क जिसको हम लोग बोलते हैं। यह में से शुरू होता है और वाक्य के लास्ट में ऑप्टेटिव मार्क लगा होता है ना। इसमें जो हमारा सब वाक्य है ना, इसमें प्रार्थना टाइप का भी वाक्य आता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह से आपको सेंटेंस आएगा। इसकी एक खास बात ये होती है कि मे से शुरू होता है लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं होता है, ऑप्टेटिव होता है। यहाँ पे आपको मार्क से भी जानना है, ध्यान देना है वहाँ पे ना। और इसमें प्रार्थना भी किया जाता है और इच्छा भी प्रकट की जाती है। जैसे मैं यहाँ पे जो वाक्य लिखा हूँ मे यू लिव लॉन्ग, यह देखिए इच्छा प्रकट करने वाला वाक्य है। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। अभी मैं लिखता हूँ जब वाक्य में कभी कभी गॉड शब्द आ जाता है तो वह मान लेते हैं कि वह प्रार्थना वाली बात होती है। जैसे मे गॉड हेल्प यू, ये ऐसा आ गया वाक्य, तब इसे माना जाता है कि ये प्रार्थना प्रकट कर रहा है। इसमें अभिशाप प्रकट करने वाले भी वाक्य आते हैं। अभिशाप प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं ऐसे, जैसे मे यू गो टू हेल, इस तरह से मे यू रूइन, इस तरह से ना। तो आपका ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ना, उसमें इतने प्रकार के आते हैं वाक्य, यह जानना जरूरी है। अब इसी कड़ी में हम लोग आगे चलेंगे। हमारा है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य होता है एक्सक्लेमेटरी। ये पांचों सेंटेंस की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, इसलिए कि हमारा जो ग्रामर होता है इन पांचों वाक्यों पे ही डिपेंड होता है। जब हम कोई भी काम करने जाएंगे तो सबसे पहले हमको वाक्य को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यह वाक्य हमारा कौन सा प्रकार का है। बिना आइडेंटिफाई किए बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं ग्रामर में, चाहे हमको नरेशन करना हो, चाहे एक्टिव पैसिव करना होता हो, चाहे हम सिंथेसिस में जाते हो, ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हो, बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप ध्यान दे के पढ़िएगा ना, और ये बहुत ज़रूरी है। और चलो हम आगे देखते हैं। हमारे बीच में बोला वाक्य है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो वैसे कई प्रकार का होता है, इंटर ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम जब वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तब हम आपको बता देंगे। अभी यहाँ पे हमको इसकी जरूरत पर थोड़ी जानकारी लेनी है। एक्सक्लेमेटरी जो वाक्य होता है
उसकी पहचान होती है, हम लोग इलाज शब्द लगा रहता है, हुर्रा, ब्राओ ना, इन शब्दों से इसकी हम पहचान कर लेते हैं ना। एक्सक्लेमेटरी इलाज का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, ये जब दुख प्रकट होता है तब इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ब्राओ शब्द का हम लोग प्रसन्नता प्रकट करने के लिए करते हैं। अरे हुर्रा का प्रयोग प्रसन्नता के लिए करते हैं। अब ब्राओ का हम लोग प्रयोग करते हैं साहस के लिए, साहसी कारक के लिए हम लोग ब्राओ को प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे अभी हम जैसे लिख रहे हैं इलाज इज एंगर ब्रदर हेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। यहाँ देखिए इलाज का हुआ प्रयोग और इसके बाद ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। इन शब्दों के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना जरूरी होता है ना। इलाज हिज एंगर ब्रदर ना फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, इससे क्या हमको पता चलता है कि उसका छोटा भाई जो है फाइनल एग्जाम में अपने फेल हो गया है। फेल होने का मतलब कि हमको दुख पता चल रहा है, तो दुखी होने की स्थिति में हम लोग इलाज का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हुर्रा का प्रयोग हम लोग प्रसन्नता के लिए करते हैं, जैसे हुर्रा वी ऑन द मैच, ऐसा होगा ना। हुर्रा वी ऑन द मैच ना, इसका प्रयोग देखिए प्रसन्नता के लिए हो रहा है ना। हुर्रा ना, वी ऑन द मैच मतलब हम लोगों ने मैच जीत लिया है। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि लोग बहुत प्रसन्न है, इसलिए हुर्रा का प्रयोग करते हैं। ब्राओ का साहस के लिए हम प्रयोग करते हैं, ब्राओ यू सेलेक्ट हैं। ये देखिए आपका ब्राओ साहस को प्रकट कर रहा है। ब्राओ स्लेप्ट हिम ना, ब्राओ मतलब साहस, यू स्लेप्ट हिम तुमने उसको थप्पड़ मारा। इस तरह का जो वाक्य होता है ना, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारा कभी कभी हम लोग व्हाट और हाउ का भी प्रयोग करते हैं। हम लोग कभी कभी व्हाट और हाउ का भी प्रयोग करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। तो व्हाट और हाउ का हम लोग जहाँ पे यूज करते हैं, ये हमारा दिखाता है सरप्राइज को, आश्चर्य को दिखाता है, प्रकट करता है। जैसे वो व्हाट ए सीन, यहाँ पे मार्क हमारा लास्ट में लगता है ना। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लैग, इस तरह से होता है। यहाँ पे मार्क हमारा लास्ट में लगता है। व्हाट और हाउ से भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिलता है। जैसे हुआ हाउ ए डेंजरस स्नैक इच, इस तरह से भी हमारा बनता है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, ये जो पांचों बताया गया है वाक्य आपको हम बताए हैं, एग्जाम्पल से बताए हैं ना। ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। ग्रामर के लिए इनका उपयोग एकदम कंपलसरी है और ये हर काम में आता है। अब इसी के साथ हम लोग आगे मिलेंगे, इन वाक्यों का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ पे, उसी के साथ आज के लिए बस में